स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें किसी साधारण प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं हैं। हम जो देख रहे हैं वह एक ऐसे सैन्य अभियान के नतीजे हैं जो आधुनिक युद्ध इतिहास में शायद बेमिसाल है। एक सेना के सचमुच जिंदा डूब जाने का सबूत। युद्ध के उत्तर पूर्वी मोर्चे पर वोवचांस्क की ओर रूसी अग्रिम मोर्चे को सहारा देने वाली एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा थी। सिवेर्स्की डोनेट्स नदी पर बने पुल और क्रॉसिंग पॉइंट। इस धमनी ने मोर्चे पर हजारों सैनिकों, भारी उपकरणों और टनों गोला बारूद का प्रवाह सुनिश्चित किया। यह उत्तरी खार्किव ओब्लास्ट में रूसी सेना के अभियानों का केंद्र बिंदु था। इसे बंद करने का मतलब पूरे अभियान को रोकना हो सकता था। हालांकि 25-26 अक्टूबर को इस बात के पुख्ता संकेत मिले कि यह महत्वपूर्ण सैन्य गलियारा अप्रत्याशित रूप से और विनाशकारी रूप से बाधित हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यूक्रेन ने इन सुरक्षित क्रॉसिंग पॉइंट्स को सीधे निशाना बनाने के बजाय कहीं ज्यादा चतुराईपूर्ण और असममित रास्ता चुना है। कई किलोमीटर दूर स्थित बेलगोरोड जलाशय बांध पर बार बार प्रहार करके प्रकृति की शक्ति को हथियार बना दिया है। बांध से अनियंत्रित रूप से बहते पानी के प्रभाव का आकलन यह है कि इससे न केवल बांध के पास के रूसी गांव जैसे शेबाकिनो क्षेत्र बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिवेर्स्की डोनेट्स नदी के उफान पर आने से बाढ़ आ गई होगी और कथित तौर पर इसके मार्ग पर और खार्किव ओब्लास्ट के कब्जे वाले इलाकों में स्थित रूसी सैन्य ठिकाने बेकार हो गए होंगे। और सबसे गंभीर बात यह है कि वोवचांस्क मोर्चे तक जाने वाला मुख्य आपूर्ति पुल या क्रॉसिंग मार्ग भी नष्ट हो गया है। इस स्थिति ने न केवल शेबाकिनो जैसी सीमावर्ती बस्तियों को बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ा है, बल्कि मोर्चे पर तैनात हजारों रूसी सैनिकों और उनके एकमात्र आपूर्ति मार्ग के भी जलमग्न होने की संभावना है। अब हजारों रूसी सैनिक और भारी उपकरण कीचड़ और बाढ़ के पानी से घिरे एक इलाके में फंस गए हैं, जिससे आगे बढ़ना या पीछे हटना बेहद मुश्किल हो गया है। घटनाओं की इस श्रृंखला को यूक्रेन द्वारा बिछाए गए एक बेहद रचनात्मक और शायद क्रूर असममित जाल का नतीजा माना जा सकता है। खुले स्रोतों और सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों से मिली जानकारी के अनुसार बांध की संरचना में दरारों से पानी अनियंत्रित रूप से बह निकला, जिससे सिवेर्स्की डोनेट्स नदी में बाढ़ आ गई। तो आखिर यह घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ जिसने वोवचांस्क मोर्चे पर रूसी सेना को इतनी मुश्किल में डाल दिया? खुले स्रोतों से प्राप्त जानकारी और रिपोर्टों को एक साथ रखने पर एक ऐसे अभियान की तस्वीर उभर सकती है जिसमें सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से लगभग 2 दिनों तक चला और एक आदर्श तूफान की तरह काम किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियान का पहला चरण शनिवार 25 अक्टूबर को बेलगोरोड क्षेत्र में जलाशय बांध पर पहले हमलों के साथ शुरू हुआ। हालांकि इन हमलों की प्रकृति के बारे में अलग अलग दावे हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका उद्देश्य बांध की संरचना को प्रारंभिक क्षति पहुंचाना था। हालांकि बताया जा रहा है कि यह गंभीर झटका रविवार 26 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3 बजे लगा। कुछ रूसी सूत्रों के अनुसार हमलों की इस दूसरी लहर में यूक्रेन ने डार्ट प्रकार के कामिकेज यूएवी का इस्तेमाल किया होगा, जिसका इस्तेमाल वह पहले भी कर चुका है। इन लगातार हमलों के परिणाम स्वरूप बताया जा रहा है कि बांध की कंक्रीट संरचना में गंभीर दरारें पड़ गईं या मौजूदा क्षति बढ़ गई और जलाशय का जल स्तर 1 मीटर से भी ज्यादा गिर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थिति के कारण पानी का अनियंत्रित और प्रचंड प्रवाह शुरू हो गया। हालांकि बांध पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका कार्यात्मक छिद्र आपदा की ओर पहला कदम था। बांध से बाहर निकला पानी का विशाल प्रवाह अनियंत्रित रूप से उसके प्राकृतिक तल सिवेर्स्की डोनेट्स नदी में बह गया। पानी के इस अचानक और बड़े प्रवाह ने नदी का जल स्तर अप्रत्याशित रूप से और तेजी से बढ़ा दिया। नदी का सामान्य प्रवाह पूरी तरह से बाधित हो गया और बाढ़ आना लाजमी हो गया। यही वह क्षण था जब प्रकृति की शक्ति प्रकट हुई। नदी के उफान पर आने से सिवेर्स्की डोनेट्स नदी में तबाही मचने लगी। रिपोर्टों के अनुसार सबसे पहले नदी के रूसी हिस्से में ग्राफोवका गांव के पास रूसी सैन्य ठिकाने डूबते हुए देखे गए। इससे सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसी समय बाढ़ का पानी यूक्रेन के कब्जे वाले खार्किव ओब्लास्ट तक पहुंच गया। ओगुत्सोवो और गातिशे जैसी बस्तियां बाढ़ से प्रभावित होने की सूचना मिली है। ये इलाके वोवचांस्क जाने वाली आपूर्ति लाइनों पर स्थित थे। हालांकि इस आपदा का सबसे गंभीर सैन्य परिणाम वोवचांस्क मोर्चे तक पहुंचने वाले मुख्य आपूर्ति और पारगमन मार्गों का पूरी तरह से कट जाना था। ऐसा माना जाता है कि उफनती नदी के पानी ने या तो मुख्य पुल या उन पुलों को नष्ट कर दिया जिनका इस्तेमाल रूसी सैनिक मोर्चे तक पहुंचने और पुनः आपूर्ति करने के लिए करते थे, या उन्हें जलमग्न कर दिया जिससे वे अगम्य हो गए।
रिपोर्टों में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि मुख्य आपूर्ति और पारगमन मार्ग अनुपयोगी हो गए हैं। अनुमान है कि बाढ़ के पानी और कीचड़ भरे इलाके के कारण भारी सैन्य वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग या तो मौजूद नहीं हैं या फिर दुर्गम हो गए हैं। आपदा के सैन्य आयाम के अलावा नागरिक आबादी पर इसके प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह पुष्टि हो चुकी है कि रूस के शेबकिनो जिले में कम से कम 10 बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। बेल्गोरोड के गवर्नर ग्लैडकोव को बेस्ल्यूडोव्का और नोवाया तवोलजांका जैसे गांवों के निवासियों को खाली करने की सलाह देनी पड़ी। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग जो पहले से ही युद्ध के कारण कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं और अक्सर बिजली कटौती और हमलों का सामना करते हैं, उनके लिए बाढ़ का यह खतरा एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जो स्थिति को और भी बदतर बना दे। इस स्थिति से स्थानीय लोगों में दहशत फैल सकती है और क्रेमलिन के प्रति गुस्सा बढ़ सकता है। बेल्गोरोड बांध को निशाना बनाकर यूक्रेन द्वारा पैदा किए गए इस सैन्य और संभावित मानवीय संकट पर क्रेमलिन और स्थानीय रूसी अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना पर मास्को की प्रतिक्रिया उसी पैटर्न पर आधारित थी जो अक्सर इसी तरह के संकटों में देखा जाता है। स्थिति को कम करके आंकना, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और इस धारणा को छिपाने की कोशिश करना कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया है। इस स्थिति ने एक बार फिर शासन के प्रचार तंत्र की सीमाओं और घरेलू मोर्चे पर संभावित कमजोरियों को उजागर कर दिया है। जब घटना का दायरा छिपाने लायक नहीं रहा तो बेल्गोरोड के क्षेत्रीय गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव को यह पुष्टि करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यूक्रेनी हमलों में बांध क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि इस सीमित स्वीकारोक्ति के तुरंत बाद इस आपदा के वास्तविक सैन्य परिणाम यानी वोवचांस्क मोर्चे के मुख्य आपूर्ति पुल के नष्ट होने या बाढ़ में बह जाने को छिपाने के प्रयास शुरू हो गए होंगे। इस घटना ने रूस के भीतर संभावित प्रशासनिक कमजोरियों और घबराहट को भी उजागर किया होगा। गवर्नर ग्लैडकोव द्वारा बांध को हुए नुकसान की पुष्टि और उसके बाद लोगों को निकालने की सिफारिश को इस बात की स्वीकारोक्ति माना जा सकता है कि स्थिति स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर थी। नागरिकों को निकालने को लेकर अनिश्चितता ने स्थानीय स्तर पर दहशत का माहौल पैदा कर दिया होगा। बेल्गोरोड बांध पर हमले से ठीक पहले और बाद में क्षेत्र के ऊर्जा ढांचे पर हमले तेज हो गए। ट्रांसफार्मर स्टेशनों, बिजली संयंत्रों और ईंधन रिफाइनरियों को निशाना बनाने से अक्सर बिजली, पानी और हीटिंग की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये समस्याएं आम लोगों के जीवन स्तर को नाटकीय रूप से बदतर बना सकती हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। इससे लोगों का दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। बांध पर हमले के बाद पोडोल्स्क में कथित तौर पर हुई बिजली कटौती इस स्थिति की गंभीरता को दर्शा सकती है। ऊर्जा असुरक्षा समाज में गहरी अशांति और अनिश्चितता पैदा कर सकती है। नागरिक आबादी पर इस स्थिति का प्रभाव बुनियादी ज़रूरतों के परिवहन में व्यवधान, ईंधन स्टेशनों पर लंबी कतारें और सामान्य परिवहन कठिनाइयों के रूप में प्रकट हो सकता है। सैन्य काफिलों की आवाजाही के कारण नागरिक यातायात में बाधा या सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण यात्रा प्रतिबंध स्थानीय आबादी के दैनिक जीवन को और भी जटिल बना सकते हैं। बेल्गोरोड बांध के टूटने और सिवेर्स्की डोनेट्स नदी के उफान पर आने से आई बाढ़ आपदा के सैन्य परिणाम वोवचांस्क मोर्चे पर रूसी सेना के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर्यावरणीय हथियार के इस्तेमाल ने न केवल अस्थायी व्यवधान पैदा किया है बल्कि हजारों सैनिकों और उपकरणों को गंभीर खतरे में डालकर सैन्य संचालन की पूरी तरह से मौत की स्थिति भी पैदा कर दी है। खुले स्रोतों और सैन्य विश्लेषणों में प्राप्त प्रारंभिक आकलनों के अनुसार बाढ़ के पानी से सीधे प्रभावित होने वाली या जिनकी मुख्य आपूर्ति लाइनें कट गई हैं, रूसी इकाइयों की संख्या काफ़ी अधिक है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कम से कम 4 रूसी ब्रिगेड विशेष रूप से 126वीं, 159वीं, 66वीं और 126वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड परिचालन क्षेत्र में मौजूद थीं और इस स्थिति से प्रभावित हुईं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि रूस की 6ठी सेना और 34वीं कोर से संबद्ध अन्य इकाइयां जैसे 85वीं रेजिमेंट और 138वीं ब्रिगेड भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से कब्जे वाले खार्किव ओब्लास्ट में तैनात हैं और वे खतरे में या अलग थलग पड़ सकती हैं। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितनी इकाइयां बाढ़ के पानी में शारीरिक रूप से फंसी हुई हैं और कितनी केवल आपूर्ति लाइनों के कट जाने के कारण अलग थलग हैं। फिर भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्थिति से संभावित रूप से दसियों हजार सैनिक प्रभावित होंगे। इस आपदा का सबसे गंभीर सैन्य परिणाम ये है कि वोवचांस्क मोर्चे की मुख्य आपूर्ति धमनी अर्थात नदी पर बना पुल या मुख्य पारगमन मार्ग अनुपयोगी हो गए हैं।
इस स्थिति में अलग थलग पड़ी इकाइयों तक गोला बारूद, ईंधन, भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाना लगभग असंभव हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ़ के पानी और कीचड़ के कारण भारी सैन्य ट्रकों और बख्तरबंद वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग या तो मौजूद नहीं हैं या फिर दुर्गम हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि इकाइयां रसद के मामले में पूरी तरह से कट गई हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वोवचांस्क के दक्षिण में इकाइयों को फिर से आपूर्ति करना मुश्किल हो गया होगा। इस घटना को यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से बेलगोरोड और ब्रांस्क ओब्लास्ट्स में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विरुद्ध रूस द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान की शायद सबसे नाटकीय कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जो हाल के दिनों में और भी तीव्र और व्यवस्थित होता दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभियान न केवल अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैन्य ठिकानों को, बल्कि रूस के भीतरी इलाकों में स्थित उन धमनियों को भी सीधे प्रभावित कर रहा है जो उसकी युद्ध मशीनरी को ऊर्जा प्रदान करती हैं, और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। इस व्यापक संदर्भ में देखने पर बांध हमले से क्षेत्र के समुदाय और लोगों पर उत्पन्न आघात का संचयी प्रभाव और भी स्पष्ट हो जाता है। जिन इकाइयों को रसद सहायता नहीं मिल पाती, उनकी युद्ध क्षमता तेजी से कम हो जाती है। गोला बारूद खत्म होने पर तोपखानों की बैटरियां खामोश हो जाती हैं, ईंधन खत्म होने पर टैंक और बख्तरबंद वाहन गतिहीन हो जाते हैं, और भोजन और पानी खत्म होने पर सैनिकों का मनोबल और शारीरिक क्षमता ध्वस्त हो जाती है। यह भी बहुत संभव है कि बाढ़ के पानी और उसके कारण उत्पन्न हुए घने कीचड़ ने मौजूदा खाइयों और ठिकानों को अनुपयोगी बना दिया हो और बख्तरबंद वाहन फंस गए हों। ऐसी परिस्थितियों में सैनिकों से प्रभावी बचाव या आक्रमण की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनकी स्थितियां जाल बन सकती हैं। इससे भी बदतर, आपूर्ति लाइनों के कट जाने का मतलब यह भी हो सकता है कि पीछे हटने के रास्ते बंद हो जाएं। बाढ़ का पानी और कीचड़ भी सैनिकों को व्यवस्थित तरीके से पीछे हटने या खाली करने से रोक सकते हैं। इस स्थिति में हजारों रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना और बढ़ते पानी के बीच फंस गए होंगे। यह सचमुच घेरेबंदी और डूबने की स्थिति है। सैनिकों को दुश्मन की गोलाबारी और प्राकृतिक आपदाओं दोनों से जूझना पड़ सकता है। बेलगोरोड बांध पर यह हमला अनिवार्य रूप से जून 2023 में दक्षिणी यूक्रेन में खारकोव का बांध के विनाश की याद दिलाता है। खारकोव का बांध के विनाश के कारण नीपर नदी उफान पर आ गई, जिससे विशाल कृषि क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, जिससे हजारों लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा और एक बड़ी पारिस्थितिक और मानवीय आपदा आई, जिसका यूक्रेन की जवाबी आक्रामक योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कीव प्रशासन और कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने दावा किया कि रूसी सेना ने जानबूझकर बांध को उड़ा दिया था। मॉस्को ने इन दावों का खंडन किया। अब बेलगोरोड बांध को निशाना बनाने का मतलब ये लगाया जा सकता है कि यूक्रेन इस बार रूस के खिलाफ इसी तरह के पानी के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। अगर खारकोव का रूस की यूक्रेन की प्रगति को रोकने की चाल थी, तो बेलगोरोड बांध को रूस की आपूर्ति लाइनों को काटने की यूक्रेन की चाल के रूप में देखा जा सकता है। यह युद्ध की क्रूर समरूपता को दर्शाने वाला एक घटनाक्रम हो सकता है, और यह भी कि दोनों पक्ष अपरंपरागत तरीकों का सहारा लेने में सक्षम हैं। बेलगोरोड बांध को निशाना बनाकर और वोवचांस्क मोर्चे पर रूसी रसद को पंगु बनाकर यह अभियान एक ऐसा खेल परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है जो युद्ध के समग्र रणनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकता है और उस मोर्चे पर केवल एक सामरिक सफलता से कहीं आगे जा सकता है। जब ये सभी कारक एक साथ आते हैं, जैसे हमले का लगातार खतरा, रसद संबंधी व्यवधान, संभावित पर्यावरणीय खतरे, बिजली कटौती और अब बाढ़ का खतरा, तो ये बेलगोरोड और ब्रांस्क जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए एक असहनीय स्थिति पैदा कर सकता है। लगातार सायरन विस्फोट और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान लोगों के बीच स्थायी तनाव, भय और दहशत का माहौल पैदा कर सकते हैं। गवर्नर ग्लैडकोव की निकासी संबंधी सिफारिश जैसे उपाय इस धारणा को मजबूत कर सकते हैं कि राज्य सुरक्षा के अपने कर्तव्य में विफल हो रहा है। युद्ध की शुरुआत में जो खतरा दूर का लग रहा था, वह अब इन क्षेत्रों के लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और उनके दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। यह स्थिति शासन में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है, पलायन की प्रवृत्ति को बढ़ा सकती है और दीर्घकालिक रूप से सामाजिक स्थिरता को खतरा पैदा कर सकती है। बांध पर हमले ने एक उत्प्रेरक का काम किया होगा, जिसने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और बिगाड़ दिया होगा और जनता की लाचारी की भावना को और बढ़ा दिया होगा।
वोवचांस्क के पास अग्रिम मोर्चे पर ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों रूसी सैनिक अब अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब दुश्मन की मिसाइलों, बढ़ते पानी और कटी हुई आपूर्ति लाइनों से कहीं ज्यादा उनके भाग्य का फैसला करेगा। इस बीच बेलगोरोड के लोगों को यह एहसास हो सकता है कि क्रेमलिन उन्हें पर्याप्त सुरक्षा या समर्थन नहीं दे रहा है। यह धारणा बढ़ती जा रही है कि मॉस्को इस क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा करने और संकट के समय पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असमर्थ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोर्चे पर फंसे हजारों सैनिकों के परिवारों की प्रतिक्रियाएं क्रेमलिन पर गंभीर आंतरिक दबाव पैदा कर सकती हैं। अगर यह धारणा फैलती है कि सैनिकों को छोड़ दिया गया है या उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, तो इससे शासन का घरेलू समर्थन और कम हो सकता है। क्रेमलिन के झूठ न केवल सच्चाई को छिपाते हैं, बल्कि घरेलू मोर्चे पर दरार को भी गहरा करते हैं। इसे घरेलू मोर्चे के पतन का ठोस सबूत माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बेलगोरोड क्षेत्र में एक जलाशय बांध को बार बार निशाना बनाकर यूक्रेन ने न केवल एक रणनीतिक पुल या आपूर्ति मार्गों को डुबो दिया है, बल्कि वोवचांस्क मोर्चे पर क्रेमलिन की सैन्य योजनाओं, हजारों रूसी सैनिकों की लड़ने की इच्छा शक्ति और शायद अपनी ही जनता की नज़र में शासन की विश्वसनीयता को भी खतरे में डाल दिया है। रूसी सेना न केवल भौतिक कीचड़ में फंसी हुई है, बल्कि अपने ही नेतृत्व द्वारा पैदा की गई असुरक्षा और झूठ के मलबे में भी फंसी हुई है। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।